गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस 11th नंबर का जो चैप्टर है आपका भारत की न्यायपालिका, उस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो संघ सरकार के दो अंगों विभाग जो विधायिका तथा कार्यपालिका है उसका हम अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरा जो स्वतंत्र निष्पक्ष तथा सुग्रंथित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा अर्थात सोपान जो बद्ध है वो सुसंगठित और एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना जो है वो सुग्रंथित पिरामिड आकार की एक दिखाई दी कि पिरामिड आकार की यथार्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है वो पिरामिड आकार माना गया है। इस आकार में दिखाई दी है। हमारे देश में एकल न्यायतंत्र की रचना की गई है, जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय अर्थात जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, मध्य राज्यों में उच्च न्यायालय और उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका अन्य अधीन न्यायालय तथा उनके अधीन विशिष्ट न्यायालय ट्रायल कोर्ट अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जिसमें जो ये आपको ये पिरामिड आकार की जो बताई गई है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा ट्रायल कोर्ट और विशिष्ट न्यायालय आता है, उसके बाद जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात जो ये सर्वोच्च न्यायालय है सबसे ऊपर की अदालत यानी सर्वोच्च अर्थात सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे बड़ी अदालत यही होती है। यहाँ पर जो भी केस वगैरह जो अपील किए जाते हैं इसके बाद यहाँ पर न्याय मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी इसके ऊपर यानी कोई दूसरी कोर्ट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत में दिल्ली में आया हुआ है। तो किस प्रकार से मतलब संविधान में किस प्रकार इसका जो लागू किया गया, किस तरह से बनाया गया, उस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले न्यायपालिका का महत्व जानेंगे। न्यायपालिका महत्व क्या है? तो भारत के नागरिकों के अधिकारों की जो सुरक्षा है उनकी देखभाल के लिए केंद्र और राज्य के बीच में अथवा राज्य और राज्य के बीच में कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा तो संविधान में किए गए जो प्रावधान के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत में जो नागरिक हैं उन नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, फिर केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है अथवा राज्य और राज्य के बीच में किसी प्रकार के कार्य विभाजन को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान करने के लिए निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव ना पड़े इसलिए किसी भी कानून की जो धारा है, धारा अर्थात जिसे कलम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि 420 का कलम, 442 ऐसे कलम होते हैं जिसमें किस प्रकार चोरी के ऊपर जो कलम लगती है, कौन सा नियम लागू हुआ है, उस प्रकार से ये धारा और कलम होती है। तो इसलिए कानून की धारा कलम अथवा उसमें किए गए जो प्रावधान है वो संविधान के साथ सुसंगत हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए संविधान का जो अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग साबित हुआ है, जहां विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना किया जाए। इसकी जांच करने के लिए देश में एक स्वतंत्र निष्पक्ष और तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र आधारित शिला है। न्यायालयिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब ना हो, सभी नागरिकों को त्वरित सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो, उसके लिए जो संविधान में उद्देश्य सिद्ध होंगे। जहाँ पर कार्यपालिका और जागृत विधायिका हो वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है। लेकिन कई बार न्यायपालिका और प्रशासनिक जो कार्यपालिका हैं उनमें निष्पक्ष यानी गैर जिम्मेदारी कारण होने के कारण तथा विधायिका में निरंकुशता के कारण परिणाम रूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्याय का सक्रिय दिखाई देती है। अर्थात ये कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका हैं उन लोगों में कई जिम्मेदारी कारण होते हैं जिसकी वजह से उसके परिणाम स्वरूप वो निडर स्वतंत्र रूप से मतलब न्याय दे सके, इसलिए ये न्यायपालिका महत्वपूर्ण एक सक्रिय दिखाई देती है। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो देश की जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, यानी ये कह सकते हैं पूरे देश की न्यायपालिका में सबसे ऊपर अदालत जो होती है वो होती है सर्वोच्च अदालत, ठीक है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यह जो है देश की सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सभी न्यायालयों में सबसे बड़ी न्यायालय यही बताई गई है जो दिल्ली में स्थित है। भारत में सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने के लिए कार्य करते हैं।
अब दीवानी और फौजदारी का अर्थ आपको शायद पता हो, नहीं पता हो, पता नहीं, पर मैं आपको बता ही देती हूँ यहाँ पे। दीवानी और फौजदारी ये एक प्रकार के केस होते हैं जिसमें दीवानी के अंदर क्या होता है, जो मारपीट यानी चोरी करना, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, मकानों को हड़प कर लेना, किसी की सत्ता छीन लेना, ये सारे जो केस होते हैं वो दीवानी अदालत में आते हैं। और जो फौजदारी है उसमें मारपीट, खून खराबा करना, ये फौजदारी में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में इसकी सहायता करने के लिए कार्य किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीश की संख्या में प्रावधान किया है। अर्थात ये कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो जज होता है ना, जज कहते हैं, उस जज में एक मुख्य जज के अलावा 28 जज और भी उनकी संख्या होती है। यानी अर्थात कह सकते हैं कि 29 जज माने जाएंगे, एक मुख्य होगा और 28 और भी होंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सभी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों में जो संख्या संसद परिवर्तन करती है, परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालयिक का कार्य जो है, यानी कि उसका जो काम करने का जो तरीका, यानी काम जो है वो उसका बोझ अगर बढ़ता जा रहा है, उस पर अधिक काम हो रहा है, तो वह संवैधानिक की सत्ता के अनुसार उसे हेड ऑफ न्यायाधीश की नियुक्ति वो कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सीनियोरिटी यानी कि वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो भी मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श की जाती है। फिर हम जानेंगे इनकी योग्यता क्या है। योग्यता का अर्थ होता है उनकी जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं यानी जो जज हैं उनकी क्या योग्यता है, किस तरह से वो इस जज की इस कुर्सी पर बैठ सकता है। तो सबसे पहले उसमें हमको बताना है कि एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट होते हैं, उस हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश के रूप में यानी कि जज के रूप में उसे 5 वर्ष तक अगर काम करने का अनुभव हो। इसके अलावा बताया गया है कि किसी भी यानी अन्य जो कोई भी हाई कोर्ट है उसमें कम से कम उसे 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम किया हो। और राष्ट्रपति के मतानुसार प्रसिद्ध न्यायाधीश और प्रदत्त कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए और उसकी उम्र जो है वो 65 वर्ष उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जज होता है उसकी जो योग्यता है वो आपको बतानी है। सबसे प्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में था, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक उसने जज का काम किया हो। और इसके अलावा कोई भी हाई कोर्ट में उसने 10 वर्ष तक वकील का काम किया हो। इसके अलावा उसे जो न्यायविद हैं, जो उसकी प्रसिद्धि जो कानून है उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए और 65 वर्ष से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं जो हैं वो हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। इसके अलावा बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की निवृत्ति है वो आयु सीमा, उसकी जो सीमा है यानी कि उसकी उम्र जो है वो 65 वर्ष है, वहाँ तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाला जज के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। फिर उसका कार्यकाल बताया गया यानी उसका काम, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद वो भारत के अन्य किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ बताई गई है कि अगर वो सर्वोच्च अदालत का अगर न्यायाधीश है, जज है, तो भारत के अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो सर्वोच्च अदालत भी हाल ही हमने जाना कि पूरे देश में एक ही है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ का न्यायाधीश बना है तो उसके अलावा वो भारत के किसी भी दूसरे अदालत में वकालत का काम यानी वकील का काम नहीं कर सकता है। लेकिन असाधारण संयोगों या प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच निमित्त कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अक्षम हो, स्वेच्छा के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर वो उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। यानी कह सकते हैं कि अगर वो जो जांच करने का सीमित कार्य वो अगर करता है और अपने कर्तव्य का जो उसका कर्तव्य है काम करने का, मतलब जो उसका कर्तव्य उस कर्तव्य को पालन करने में अगर वो सक्षम नहीं है यानी अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र देकर उत्तरदायित्व से वो अपने मुक्त हो सकता है यानी उस कुर्सी से वो हट सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे आरोपों को आधार पर उसके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्तावित कार्यवाही द्वारा उसके पद से उसे बर्खास्त यानी उसे हटाया जा सकता है। कार्रवाई इस प्रकार है कि संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की जो बहुमति है, उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम
2/3 और सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर देखा जाए तो न्यायाधीश से उसको पद पर हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो अनुशासनहीनता है, संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, जांची कार्यवाही, आरोप सिद्ध करने के लिए जो कार्रवाई नियम भी वो करेगी। संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में हमेशा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर ग्रहण करने से पूर्व यानी उससे पहले राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संवैधानिक प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाते हैं। यानी कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है यानी जो जज है वो उस पद को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के पद पर जाके वो गोपनीय यानी गुप्त और संविधान के प्रति वफादार रहने की वो शपथ दिलाई जाती है उसे, तथा उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षेप करना पड़ता है यानी सिग्नेचर करना पड़ता है उन प्रतिज्ञा पत्रों पर। सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता और कार्य क्षेत्र क्या है वो हम जानेंगे। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के जो निपटारे का अधिकार है, परामर्श देने का अधिकार है, इन 3 भागों में उसे बांटा गया। पहला है मूलभूत क्षेत्राधिकार, दूसरा अपील क्षेत्राधिकार और तीसरा यहाँ पर दिया है सलाह क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल क्षेत्राधिकार। तो जब अदालत को सर्वप्रथम विवाद सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय के मूल अधिकार कहा जाता है। यानी ये कह सकते हैं जब अदालत को सर्वप्रथम सबसे पहले विवाद सुन के यानी प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को सुनकर निर्णय देने की अगर उससे सत्ता प्राप्त है तो उस न्यायालय को मूल अधिकार कहा जाएगा। ऐसे विवादों में निर्णय करने की जो सत्ता है वो अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। फिर इसमें जो पक्षकार होने चाहिए, विवादों में निराकरण की सत्ता जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे जो आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला कि संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद का निराकरण करने की सत्ता प्राप्त होती है। दूसरा, एक तरफ भारत सरकार, एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर या उसके अधिक राज्य के बीच में अगर मतभेद या टकराव का विवाद संबंध के समाधान करने की सत्ता है। यानी ये सत्ता किसको दी है? सर्वोच्च न्यायालय को, कि अगर भारत सरकार या एक या फिर अन्य किसी राज्य के साथ या अन्य या 2 राज्यों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद होता है, टकराव होता है, तो उसका विवाद का समाधान करने का जो सत्ता है वो सर्वोच्च अदालत को है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अर्थात राज्य और राज्य के बीच में अगर झगड़ा होता है या उत्पन्न विवाद होते हैं तो उसका निर्णय लेने की सत्ता जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था में संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों के संदर्भ पर निर्णय देने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च अदालत को दिया गया है। इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकार को भंग करने के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की भी सत्ता इस सर्वोच्च अदालत को प्राप्त है। राज्य और राज्य के बीच में, राज्यों और राज्य के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में नदी जल बंटवारे उपयोग संबंधित विवाद होते हैं, उसका समाधान करने की सत्ता भी जो है वो मूलभूत अधिकार के बाहर है। इसके लिए अलग जल न्याय तंत्र, वाटर ट्रिब्यूनल और निर्णय करती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करता है वो निर्णय उसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। उस निर्णय के बाद न्यायालय को किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो जो भी न्याय करेगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। फिर अपील का क्षेत्राधिकार यानी अपील का क्षेत्राधिकार अर्थात कह सकते हैं विवाद अधिकार, जिसमें 3 प्रकार के विवाद होते हैं। पहला, संविधान के अर्थघटन का विवाद, दीवानी दावों का संबंधित विवाद और फौजदारी दावों का। तो पहले हम जानेंगे कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद पे दिए गए निर्णय हैं, आदेश का अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब वो उच्च न्यायालय के निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान किसी भी धारा के अर्थघटन महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा है, उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से नाराज पक्षकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार प्रमाण पत्र नहीं देता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्णय के संविधान अर्थघटन जो प्रश्न है उनका समाविष्ट है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो विशेष आदेश दे सकती है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के उच्च न्यायालय में अपने निर्णय का प्रमाण पत्र दिया हो और विवाद जो है वो विवाद से अर्थघटन से महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हो, ठीक है, वो किसी पक्षकार से नाराज हो, तो वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन अपील में नया कारक नहीं जोड़ा जा सकता।
केस का पक्षकार ही उन्हीं कारकों से अपील कर सकता है। विवादों का जो निर्णय है वो उच्च न्यायालय और अन्य जो न्यायालय हैं द्वारा गलत रीति से दिया गया है तो जो उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से पक्षकार जो कारणों से अपील करता है तो वो मतलब उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय के द्वारा अगर गलत रीति से किया गया होगा तो जो व्यक्ति ने उच्च न्यायालय कार्रवाई में पक्षकार के रूप में होता है ना, वही व्यक्ति यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। फिर दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण तथा उसके कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हो, उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे यह आवश्यक है, तब ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कह सकते हैं दीवानी मामलों में, यानी दीवानी वाले जो केस होते हैं उसमें उच्च अदालत जो हाई कोर्ट होता है उसमें प्रमाण पत्र दे, ऐसा प्रमाण पत्र दे कि मतलब जरूरी है, महत्वपूर्ण यानी अर्थघटन, कुछ कानून से अर्थघटन जुड़ा हुआ हो और ऐसा लगे कि उस प्रश्न पर जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकती है, उसका ही देना आवश्यक है, तो ही वो न्यायालय में जाके अपील करेगा। लाख से अधिक रकम में दीवानी दावों के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत अपील की जा सकती है। यानी ये कह सकता है दीवानी अदालत में मैंने बताया था ना कि जो ज़मीनों को हड़प लेना या चोरा चोरी करना या पैसों का मामला हो, ये सब तो कहा गया है कि लाख से अगर अधिक रकम होगी तो दीवानी दावों का निर्णय तो ही वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। फौजदारी मामलों में निचली अदालत के जो आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त किया हो लेकिन उच्च न्यायालय के आरोपियों ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो, तब ऐसे जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जा सकते हैं। यानी फौजदारी में जो बताया था खून खराबा वगैरह होता है, मर्डर वगैरह, तो कहा गया है कि अगर आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त कर दिया है, ठीक है, जो निजी अदालत है जहाँ पर उसे मृत्युदंड से मुक्त किया गया हो और उच्च अदालत जो है हाई कोर्ट उसने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो, यानी दो केस हो गए। एक तरफ निचली अदालत को क्या किया जा रहा है, निचली अदालत में उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ उच्च अदालत में उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई दी जा रही है। तो जब ऐसे केस होते हैं तो ऐसे मामले जो हैं वो सर्वोच्च अदालत में जाके अपील किए जाते हैं। उच्च न्यायालय ने अपने अधीन जो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले को अपने पास मंगाकर आरोपी को मृत्युदंड की सजा जो है सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। सर्वोच्च अदालत अपने दिए गए जो फैसले हैं उस पर स्वयं पुनः समीक्षा कर सकता है या ना दोबारा उसका अवलोकन कर सकता है, अन्य किसी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगवा सकता है, संसद कानून का निर्माण करके सर्वोच्च जो न्यायालय है उसे अधिकारों की बढ़ोतरी भी कर सकता है। फिर है सलाह क्षेत्राधिकार, जिसमें हम कह सकते हैं परामर्श संबंधी अधिकार। तो अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न अथवा सार्वजनिक हित में संबंधित कोई मुद्दा होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में योग्यता लगता हो या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति जो है विचार करके सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। इस प्रावधान के अंतर कानून में संबंधित प्रश्न सत्यता के संबंधित प्रश्न है, संविधान के अर्थघटन प्रश्न है, किसी विधेयक या संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में सलाह दे सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने भेजे गए प्रश्न पर विचार या अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता हो तो ऐसे प्रश्नों पर न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति इन सब जो प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए अपनी राय देने के लिए न्यायाधीश को सलाह दे सकता है, अपनी राय देगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को अगर ये योग्य नहीं लगता है तो वह ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास वापस भेज देगा। तो किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर है अन्य सत्ता। तो सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनः समीक्षा की सत्ता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायालय की तिरस्कार करने के लिए सजा सुना सकता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग से चुनाव संबंधित विवादों में हल करने की जो सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने के लिए जो आरोप चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उसको हल करने का सत्ता जो वो भी सर्वोच्च अदालत को प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम कानून आदेश संविधान के साथ सुसंगत नहीं है, उसके आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित करने, ऐसे कानून आदेशों को रद्द करने की सत्ता भी सर्वोच्च अदालत के पास है। यह सत्ता संवैधानिक उपचार और अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों का रक्षण और संरक्षण करने की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने सर्वोच्च अदालत के बारे में जाना।
अगले वीडियो में हम नजरी अदालत और जो हाई कोर्ट उच्च अदालत है उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगला भाग आपको समयानुसार मिलता रहे। थैंक यू।